सोचो तो इन भावों का फल क्या होगा। ऐसे भाव जो भाव स्वयं से दूर करते हैं, जो भाव अपनी रुचि अपने से दूर ले जाते हैं, अन्य किसी में लगा देते हैं, इनसे मेरा क्या होगा। जिन भावों से अपनी उपेक्षा होती है उसका फल संसार है। इन भावों को संस्कारित किए बिना जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध है, प्राप्त हुई है, वे सब चतुर्गति भ्रमण का कारण है। संयम के बिना ये जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है, बेलगाम गाड़ी है जो रुकने वाली नहीं है और निश्चित रूप से यह आपात स्थिति को प्राप्त होने वाली है। चॉइस हमारा है, हमको चयन करना है कि किस मार्ग में जाना है। प्राप्त हुआ जो संयोग है अति पुण्य उदय से हुआ है, इस पुण्य उदय को हम ठुकरा कर विषयों और भोगों में लगे या कहाँ लगे। जिनवाणी अर्थात वर्तमान प्रकरण अपना प्रवचन सार की यह वाणी हमको सर्वप्रथम ज्ञान अधिकार के माध्यम से मेरा शाश्वत सुख क्या है, मेरा ज्ञान स्वभाव क्या है, मेरा केवल ज्ञान स्वभाव किस प्रकार का है, इन सब विशेषताओं का परिज्ञान करने के बाद ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में हमको बेसिक थिंग बताई जा रही है। और बेसिक थिंग मेरी वस्तु कैसी है, मेरा स्वभाव कैसा है, उस स्वभाव का क्या स्वभाव है, मेरे स्वभाव का क्या स्वभाव है, ये मुझे बताया जा रहा है। इसका भले ही थ्योरेटिकल अभ्यास हुआ है लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत कमी है। प्रैक्टिकल में इतनी कमजोरी है कि मैं हर बार फेल होता हूँ। अर्थात यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि तुमने पढ़ाई की ही नहीं है, और जब पढ़ाई की नहीं है तो सुखी होने की कोई वहां पर संभावना दिखाई नहीं देती। और तेरा सारा प्रयास सुखी होने के लिए है, और ये सुनकर तुझे सुख हुआ नहीं तो तू क्या करता है, इमीडिएटली तुरंत ही विषय भोगों में चला जाता है, कर्तृत्व का अहंकार पालता है। हम यहाँ पर समझा रहे द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु है और तुम नवीन द्रव्य में ही उत्पत्ति करने की कल्पना करते हो। जैसे मैं मनुष्य, हम कह रहे मनुष्य नाम का कोई द्रव्य ही नहीं, और तुम मैं मनुष्य हूँ ऐसी दिन रात रट लगाए रहते। तुम पति पत्नी माता पिता बनकर तुम नवीन किरदार निभाते हो, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं तेरी वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि युद्ध सिद्ध संबंध तुम्हारे पाया ही नहीं जाता। युद्ध सिद्ध संबंध असमान जातीय द्रव्य पर्याय होती नहीं, कुछ नवीन उत्पन्न होता नहीं। एक तर्क देंगे, क्या तर्क है? युद्ध सिद्ध संबंध से कुछ नवीन उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती? तर्क दिया है, वो तर्क कौन बताएगा? जिन्होंने उत्तर दिया है वही उत्तर दे पाएंगे, दिया तो। युद्ध सिद्ध संबंध से नवीन द्रव्य की उत्पत्ति क्यों नहीं संभव? क्या प्रॉब्लम है? बहुत अच्छा, प्रदेश भेद है, इसलिए उससे नवीन द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बातें हैं।
और फिर ये सब समझने के बाद में, वस्तु स्वभाव, वस्तु सामर्थ्य समझने के बाद में, अब मुझे क्या करना है ये नक्की करते आना चाहिए। देखो एक चार्ट अपने ज्ञान में बनाइए। चार्ट ऐसा है, ऊपर लिखिए द्रव्य, और द्रव्य के नीचे तीन बनाइए। एक में लिखिए द्रव्य, दूसरी जगह लिखिए गुण, और तीसरी जगह लिखिए पर्याय। ऊपर एक द्रव्य है, नीचे द्रव्य गुण पर्याय है। अब वर्तमान में जो चर्चा चल रही है वो नीचे वाले द्रव्य गुण पर्याय की चल रही है। गाथा नंबर 87 में हमने एक बात पढ़ी थी, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। तो नीचे वाले द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत की चर्चा थी। और फिर वही पर टीका में लिखा गया, ये तीनों सत है तो ऊपर का भी सत है। समझ में आया? ऊपर का द्रव्य भी सत है। हालांकि आप सबकी जानकारी के लिए बताओ, महत्वपूर्ण बातें हैं ये, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना। ऊपर का जो द्रव्य सत है वो प्रमाण का द्रव्य है, और नीचे का जो द्रव्य सत है ना, वो द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य है। ओके, गुणों की तो बात करनी नहीं। और पर्याय, पर्यायार्थिक नय का सत है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है। चलो, ये एक बात मैंने आपके सामने रखी। अब दूसरा एक प्रश्न में रखता हूं, थोड़ा सा उपयोग देकर मुझे प्रश्न का जवाब देना। मैं प्रश्न एक ही बार बोलूंगा, इसलिए उपयोग लगाइए। द्रव्य गुण पर्याय लिखना है एक साइड में। क्या करना है? एक साइड में द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा एक के नीचे एक लिखिए। और एक साइड में उत्पाद व्यय द्रव्य लिखना है। दूसरे साइड में सामने क्या लिखना है? उत्पाद व्यय द्रव्य। मेरा एक प्रश्न है, इन दोनों में मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग, कौन कहा गर्भित हो जाएगा? आप में से कौन कौन बता सकता है? प्रश्न समझ में आया या नहीं? समझ में आया तो हाँ बोलिए, नहीं समझ में आया तो ना बोलिए। पर्याय के सामने क्या क्या लिया आपने? उत्पाद व्यय। ओके। और और द्रव्य के सामने क्या लिया आपने? द्रव्य लिया। और गुण के सामने? द्रव्य। अच्छा, और किसी को कुछ इसमें सुधार करना है या सभी इसी उत्तर से? गुण द्रव्य है। हाँ, थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, वैसे बहन जी का उत्तर लगभग सही था। सोनल भाभी आपका उत्तर थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा गलत मतलब, जब द्रव्य कहेंगे, देखो उत्पाद और व्यय ये दोनों पर्यायात्मक ही होती है। पर्याय का ही उत्पाद है, व्यय भी पर्याय का ही है। तो उत्पाद व्यय नियम से ये पर्याय के सामने ही लगेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, द्रव्य के सामने द्रव्य लगाया है, बिल्कुल सही है। लेकिन गुण का क्या करे? कह रहे हैं, देखो ये महत्वपूर्ण बात, यदि गुण को त्रिकाल देखते हैं तो आप उस गुण को डाल दीजिए द्रव्य में, ठीक है। और यदि गुणों की अवस्था का गुण को परिणमने वाला देख रहे हैं तो उस गुण को डाल दीजिए पर्याय में। समझ में आया? तो गुण को जैसी जरूरत हो, क्या कहा?
हाँ, तो गुणों की तो पर्याय होती है, लॉजिकली पर्याय गुणों की ही होती है। तो हमारे ऊपर है कि हमको उसको गुण को कहाँ बिठाना है। गुण को पर्याय के साथ लिया तो उत्पाद व्यय वहां पर आ गया, बट वेरी लॉजिकल आंसर इज गुण को द्रव्य के साथ में ज्यादा युक्त बैठता है, क्योंकि गुण गुण को ध्रुव ही कहा गया है, क्योंकि त्रिकाल गुण रहते हैं, ऐसी बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रयास मतलब ऐसा जिनवानी में है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए ये होना चाहिए। ओके, चलिए अब थोड़ा सा अपने विषय की तरफ आ जाते हैं। गाथा 106, गाथा का पाठ एक बार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पविभक्त पदे सत्तम उदत्तमिति शासनम हि वीरस्य अन्नत्तमत्त भावो नत्तभवम होदि कदमेगम। देखो, इस गाथा में एक महत्वपूर्ण शब्द आया, वीरस्य। वीरस्य मतलब शूरवीर, या शूरवीर की बात नहीं है यहाँ पर। वीरस्य मतलब भगवान ने कहा है ऐसा शब्द कहाँ से आया? शासनम, अर्थात भगवान का उपदेश है। क्या? भगवान का उपदेश है कि द्रव्य और गुण पृथक प्रदेशी नहीं होते, पृथक पृथक प्रदेशी नहीं होते, ऐसा भगवान का उपदेश है। वस्तु स्वरूप की भाई देने के लिए उनको भगवान की का आधार लेना पड़ रहा है। और ये भगवान का आधार इतना ही नहीं, भगवान ने ये असंख्यात देवों की हाजिरी में, 100 इंद्रों की हाजिरी में, मुनिराजों की हाजिरी में, सबकी हाजिरी में ये बात कही है। सर्वोत्कृष्ट व्यक्तियों के हाजिरी में ये कथन किया है। चलिए, पेज नंबर 82 पर आ जाइए। कल 6 बिंदुओं की बात आई थी, उन्हीं 6 बिंदुओं को हम अब स्वामी जी के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ नवीन प्रमेय होगा तो वो देख जाएगा। पेज नंबर 83। हाँ, कांजी स्वामी की इस गाथा में के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। प्रदेशों का पृथक पृथक होना पृथकत्व का लक्षण है। आत्मा और शरीर के प्रदेश बिल्कुल पृथक है। आत्मा और शरीर के प्रदेश बिल्कुल पृथक है। आत्मा और कर्म के प्रदेश भी पृथक है। शरीर के एक परमाणु का दूसरे परमाणु के प्रदेश भेद पाए जाते हैं। इसलिए कोई आत्मा दूसरे आत्मा द्वारा शरीर आदि का कुछ भी नहीं कर सकता। देखो, शरीर भिन्न है, शरीर में और आत्मा में प्रदेश भेद है, ये समझने से कितना बड़ा लाभ हुआ है। पर में मेरे कर्तृत्व का जितना भी अहंकार चल रहा था वो टूटना चाहिए। हम कहते तो है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन हम ये मान नहीं रहे हैं, और यह सारा फल मान्यता की तरफ से है। मानो तो सही कि मैं पर का कुछ कर नहीं सकता। आप दिन भर ये प्रयास होना चाहिए। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो मैं गाड़ी चलाने वाला नहीं, गाड़ी अपनी योग्यता से चलती है। और सुनो, इतनी स्वतंत्रता है कि गाड़ी ईंधन से नहीं चलती, ईंधन जलता है वो अपनी योग्यता से, और गाड़ी का गमन हो रहा है वो अपनी योग्यता से। और मैं चला रहा हूं, मैं हैंडल स्टीयरिंग ऐसा वैसा कर रहा हूं, मैं यहाँ पर देखता हूँ, वहां पर देखता हूँ, मैं ब्रेक दबाता हूँ। ये जितनी भी चर्चा है, शरीर के जो हाथ भी घूम रहे हैं ना, वो शरीर की योग्यता अपनी स्वतंत्र है। उस काल में वैसी ही वो स्वतंत्रता है।
और मेरा क्या है फिर उसमें, मेरा योग और उपयोग है। ऐसा भाव है, बस वो भावों का करता हूं मैं वहां पर, उससे अधिक कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इतनी स्वतंत्रता है। हमको लगता है मैंने गाड़ी घुमाई नहीं तो, मैंने ब्रेक दबाया नहीं तो एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। अरे तू कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ कर ही नहीं सकता ना, कल मुझे फिर हमको नाम नहीं रखना, हम धमाधम उड़ा कर आएंगे ये। देखो, अविवेक की बातें करना योग्य नहीं है, यहाँ पर निर्णय की बातें करनी है। निर्णय क्यों? क्योंकि परमार्थ से देखा जाए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और व्यवहार से देखा जाए तो मैं गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दे रहा, बट ऐसा होते हुए भी परमार्थ से मेरे आत्म प्रदेश ने गाड़ी को छुआ ही नहीं है। क्यों छुआ नहीं है? कोई एक आंसर बोलेगा? एक सवाल, मैंने, मेरे आत्म प्रदेश ने गाड़ी को छुआ ही नहीं है, तो मैं गाड़ी को चलाने वाला कैसे हो सकता हूँ? बहुत अच्छा। मुझ में अस्पर्शी, अर्थात मैं अस्पर्शी हूँ, तो मैं पर को स्पर्श ही नहीं जब कर सकता, तो मैं गाड़ी को चलाने की चेष्टा कहाँ कर सकता हूँ? समझ में आ रहा है क्या? अभी लगाना, हर चीज में लगाना, भोग रहा हूं मैं। मान लो कोई मिठाई मैंने खाई, तो उसका भोग मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अरे मैं अरस हूं, तो उसको भोगने का बात ही नहीं है, अर्थात वो मुझे, मैं उसको चख ही नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ? मैं मात्र ज्ञान करता हूँ। अरे ये करो चिंतन, निरंतर चर्चा चलनी चाहिए, निरंतर ऐसी चिंतन चाहिए, क्योंकि ऐसे चिंतन के बिना हमारा काम नहीं होगा। कितनी सरल बातें है ना। आप बोल रहे, आप कुछ नवीन बोलो, अरे नवीन क्या बताना, जो है वो पढ़ता नहीं, और नवीन बना, नवीन बताओ बोलते हो। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायात्मक जब वस्तु हम बता रहे हैं, तो द्रव्य गुण पर्याय कोई साधारण चीज नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय ये जिनागम का प्राण है, ये ऑक्सीजन है, प्राण वायु है। इसको समझे बिना हमारी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। कौन सी गाड़ी? तत्व निर्णय की गाड़ी, तत्व चिंतन की गाड़ी। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमको ये सब करना पड़ेगा, वस्तु के नजदीक आना ही पड़ेगा। एक प्रश्न सहजता में पूछ लो, थोड़ा सा विषय से विषयांतर है लेकिन पूछता हूं। प्रयोजनभूत पदार्थ और अप्रयोजनभूत पदार्थ, इसके बारे में कौन मुझे बता सकता है? चलो होमवर्क, होमवर्क, मैं समय नहीं गलाऊंगा, अपन कल फिर से ये करेंगे, आपके लिए अवसर देना चाहिए ना। प्रयोजनभूत पदार्थ किसको कहेंगे, अप्रयोजनभूत पदार्थ किसको कहेंगे? थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करना, ठीक है? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधय तीन माही विपर्यक्त। ओके, हाँ। और मेरे ख्याल से, हाँ, मोक्ष में प्रकाशक पेज नंबर 60-62 के आसपास, वहां पर भी प्रयोजनभूत पदार्थ अप्रयोजनभूत पदार्थ की चर्चा है, या चौथे अध्याय में होगी, जरा देख लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वहां भी पढ़ लेना और फिर आंसर करना। ओके, क्या है प्रश्न? प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है, अप्रयोजनभूत पदार्थ क्या है? और हमारे भागों में भी चर्चा आई है ना, प्रयोजनभूत पदार्थ किसको कहते हैं। समझ में आया? तो इन शॉर्ट, मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे तो इतना ही चाहिए कि प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है और अप्रयोजनभूत पदार्थ क्या है। यू हैव टू नेम इट, उसका नामकरण करना है। ओके, चलिए। हाँ जी, प्रदेशों का पृथक पृथक ये हो गया अपना। गुण और गुणी में पहली बात तो कह रहे हैं जीव और शरीर, जीव और पुद्गल दोनों भिन्न है। देखो, इस न्याय से ये भोजन भी शरीर से भिन्न है। क्या बात करते हैं, मतलब क्या? वो भी पुद्गल, ये भी पुद्गल, लेकिन भोजन से शरीर का कुछ होता है, ये बात सत्य नहीं। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि भोजन का और शरीर के परमाणुओं का
आपस में अन्योन्य भाव है, अभाव है दोनों का वर्तमान में। इन परमाणुओं का इन परमाणु के साथ अभाव है तो वो शरीर का कुछ भी करने में समर्थ नहीं। कितनी बड़ी बात है। देखो ये अभाव का प्रकरण बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। हाँ, आज जो अपने अभी आज जो अभाव की चर्चा चलने वाली है वो अतत भाव है। अतत भाव मतलब क्या कह रहे हैं? एक ही द्रव्य, एक द्रव्य का और उसके गुण के साथ में क्या संबंध? कह रहे अतत भाव। एक द्रव्य का उसके गुण के साथ में क्या संबंध? द्रव्य और गुण अन्य है। एक प्रदेशत्व होते हुए भी दोनों में अन्यत्व है। अन्यत्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुण द्रव्य के आश्रय से रहता है। आइए पॉइंट यहाँ पर आ रही है, अपन वही पढ़ के जाते हैं। गुण गुणी में प्रदेश भेद नहीं है, ऐसा बराबर समझे। समझो ऐसा नक्की करो, तथा निश्चय का भान हो, फिर भी यदि अस्थिरता का राग होता है तो उससे धर्म नष्ट नहीं हो जाता। मतलब क्या? मतलब ये यहाँ पर ये समझा रहे हैं, मान लो गुण गुणी में प्रदेश भेद नहीं है, ऐसा ऐसा स्वभाव है, लेकिन मैंने माना नहीं, तो क्या तकलीफ होगी? तो कह रहे मैंने नहीं माना तो भी स्वभाव बदलने वाला नहीं। समझ में आ रहा है? अर्थात वैसे का वैसा बना रहेगा। मतलब तीन काल में मैंने शरीर को अपना चाहा, अपने अनुरूप बनाना चाहा, लेकिन शरीर मेरे अनुसार परिणमित हुआ ही नहीं। यही तो प्रमाण है कि शरीर अपने अनुसार परिणमित होता ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये चिंतन चलना चाहिए। हमारा दिन रात यही चलता है कि शरीर में ये व्याधि, शरीर में वो व्याधि, शरीर का ये हो रहा है, शरीर का वो हो रहा है, शरीर को स्वस्थ रखना। तुम बहुत दुबले हो गए, तुम बहुत मोटे हो गए, तुम आज गर्मी कैसी है, आज ठंडी कैसी है, आज बारिश है क्या, इसके ऊपर कुछ काम होता है क्या? हाँ, ये आज सम्मेद शिखर भी गए, सम्मेद शिखर, तो वहां पर जाकर क्या है, क्या सीनरी, क्या सीनरी, क्या हवा, एकदम बढ़िया। मतलब दो बातें कही इसने। सीनरी देखकर क्या किया उसने? हरियाली देख ली, मैं गया नहीं हूं, मुझे ज्यादा मालूम नहीं। और पहाड़ देख लिए, पृथ्वी का ही देख लिए। और क्या देखा? और उसने हवा देखी, हवा देख ली मतलब वायु का ही, और इनकी ही अनुमोदना कर बैठा। मतलब गया था किस प्रयोजन से? गया था वहां वीरों की भूमि देखने के लिए। क्या है ऐसी भूमि में कि यहाँ से जीव निर्वाण को प्राप्त हो गए? अनंतो तीर्थंकर इस जगह से निर्वाण को प्राप्त हो गया। ऐसी क्या है इस भूमि की पवित्रता, क्या है इस विशेषता, ये देखने गया था। और वो प्रयोजन छोड़कर बाकी सब देख कर आया है, एक इंद्रिय आदि सब देख कर आया है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत छलावा है। यहाँ पर यही तो कह रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं रहा है, और तू उनसे स्वास्थ्य अच्छा हुआ, सुख हुआ, ये सब कल्पनाएं कर रहा है। मैंने आप सबके साथ में एक बात शेयर करी थी। हाँ, हम थोड़ा सा प्राण वायु ज्यादा लेंगे तो इससे क्या होगा? हमारे सेल्स एक्टिवेट होंगे, और हमारे सेल्स एक्टिवेट होंगे तो फिर हम ज्यादा काल के लिए जिएंगे और हमारी तंदुरुस्ती और अच्छी होगी। अब यहाँ पर ये तत्व ज्ञान हमको कह रहा है कि इससे तेरा कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तू तो निज आयु से जीवित रहने वाला है, बाकी और कुछ नहीं। और सुन, जीवित तो सचमुच तू, ये व्यवहार का कथन है, परमार्थ से तो तू अपने चैतन्य प्राण से जीता है। कहा ये बात है, कहा बातें मिलेगी। मतलब कथन हर प्रकार के मिल रहे हैं, हर कथन का अपनी अपनी अहमियत है, अपनी अपनी ताकत है, और अपने दायरे में ही उसका निर्णय करना है। समझ में आ रहा है क्या? एक आगे जाते जाते और एक प्रश्न, प्रश्न ये है, आत्मा में
मूर्तत्व है या नहीं? मूर्तिक नामक धर्म आत्मा में है या नहीं है? कौन जवाब देगा? ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, मूर्तत्व नहीं ना। द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा मेरे ख्याल से प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा क्या है? हाँ, प्रश्न है मूर्तिक है या नहीं? मूर्तिक धर्म आत्मा में है या नहीं? प्रश्न इतना ही है। नहीं है। आत्मा ज्ञान जब घनपिंड है इसीलिए मूर्ति कहते हैं, समझना। अच्छा, वो ज्ञान मूर्ति हो गया, ठीक है, वो अलग बात है। हाँ, देखो एक अकलंग स्वामी ने एक सूत्र लिखा है, मतलब स्तोत्र लिखा है, उसमें हाँ चेतन अचेतन ऐसा भी लिखा, एक ही वस्तु को आत्मा कोई चेतन और अचेतन ऐसा लिखा, मूर्तिक अमूर्तिक ऐसा भी लिखा। तो ये धर्म है मूर्तिक। मूर्तिक धर्म हुए बिना आत्मा को मूर्तिक कहा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? मतलब क्या? मतलब इस शरीर के साथ में भी मेरा जो संबंध तैयार हो रहा है, मूर्तिक नाम का धर्म हुए बिना मुझे मूर्तिक बताया नहीं जा सकता। असद्भुत व्यवहार का भी जो ये है ना, वो धर्म इस जीव में होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो आप कहोगे साहब स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है कि 5 द्रव्य अमूर्तिक है। 5 द्रव्य अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देते, हाँ बराबर, लेकिन मूर्तिक नामक धर्म है। मूर्तिक नामक धर्म की वजह से क्या हुआ? आत्मा दिख रहा है, अन्य के साथ में उसका संबंध स्थापित हो रहा है, इस अपेक्षा से मूर्तिक धर्म की चर्चा है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा विचार करना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, इस सत्ता और द्रव्य में प्रदेश भेद से भेद नहीं है। इस तरह सत्ता और द्रव्य में, सत्ता क्या है? गुण। द्रव्य क्या है? द्रव्य। में प्रदेश भेद नहीं है। ऐसा नहीं है, पर भी प्रदेश भेद नहीं होने पर भी सत्ता गुण और द्रव्य गुणी को परस्पर अन्यत्व है। गुण और गुणी में क्या है? परस्पर अन्यत्व है, क्योंकि कारण बोल रहे हैं, सत्ता और द्रव्य में अन्यत्व के लक्षण का सद्भाव है। अन्यत्व का लक्षण है। लक्षण मतलब क्या? जिससे गुण और गुणी भिन्न भिन्न उनका नामकरण भी किया जा सकता है। दूसरी बात, उनके लक्षण भी भिन्न देखे जा सकते हैं, उनका प्रयोजन भी अलग है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, संपूर्ण वस्तु एक गुण में नहीं आती। हाँ, संपूर्ण वस्तु कहा गया भाई, संपूर्ण वस्तु एक गुण में नहीं आती, इस कारण वस्त्र और सफेदी में एकत्व नहीं है। अर्थात वस्त्र और सफेदी में अतद्भाव है। इस प्रकार सत्ता गुण और द्रव्य गुणी के स्वभाव में अंतर है। सत्ता द्रव्याश्रित है और द्रव्य निराश्रित है। एक, सत्ता द्रव्याश्रित है और द्रव्य निराश्रित है।
द्रव्य को किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं। दूसरा, सत्ता निर्गुण है, अद्रव्य गुण वाला है। ठीक है। तीसरा, सत्ता एक गुण रूप है, द्रव्य अनंत गुण रूप है। समझ में आ रहा है ना? द्रव्य अनंत गुण रूप है। ज्ञान की तरफ से देखा तो जाए तो ज्ञान द्रव्य को ज्ञानी कहा जा रहा है। हाँ, सुख गुण की तरफ से देखा जाए तो सुखी कहा जा रहा है। तो ये उसको धारण करने वाला इसलिए उस रूप है। सत्ता विशेषण है और द्रव्य विशेष्य है। एक्चुअली ये पॉइंट यहां पर बैठेगा। सत्ता विशेषण है और द्रव्य विशेष्य है। पांचवा, सत्ता विधायक है और द्रव्य विधीयमान है। विधीयमान मतलब सत्ता स्वयं अपनी रचना करती है और द्रव्य ऐसे रचनाकारों को धारण किए हुए है। समझ में आ रहा है क्या? आगे, सत्ता वृत्ति स्वरूप है और द्रव्य वृत्तिमान है। वृत्ति मतलब उसमें परिणमन पाया जाता है और द्रव्य ऐसे परिणमन कर्ताओं का समूह है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे अनंत गुणों का जो उनका ऐसे अनंत गुणों का जो परिणाम है, उन परिणाम का धारण करने वाला द्रव्य, इसलिए वृत्तिमान। वृत्ति वर्तन, वृत्ति मतलब वर्तन, वृत्ति वर्तुल वर्तन एक अर्थवाची है। समझ में आ रहा है क्या? वर्तन मतलब परिणमन। इस प्रकार किसी के आश्रय से रहने वाली निर्गुण, एक गुण की बनी हुई, विशेषण, विधायक और वृत्ति स्वरूप ऐसी जो सत्ता है, वह किसी के आश्रय के बिना रहने वाले गुण वाले अनेक गुणों का बना हुआ विशेष विधीयमान वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य नहीं है। उपर्युक्त 6 लक्षण वाला द्रव्य वह उपर्युक्त 6 लक्षण वाली सत्ता नहीं है। यहाँ तो एक सत्ता गुण का दृष्टांत दिया। इसी प्रकार एक एक गुण वह द्रव्य नहीं है और द्रव्य वह गुण नहीं है। आत्मा ज्ञान नहीं है और ज्ञान आत्मा नहीं है। और देखो समय सार में क्या कहा? ज्ञान मात्र किल वस्तु और यहाँ पर कह रहे आत्मा ज्ञान नहीं है और ज्ञान आत्मा नहीं है। गुण द्रव्य नहीं है और द्रव्य गुण नहीं है, इसलिए उन्हें तद्भाव का अभाव है, अर्थात अतद्भाव है या अन्यत्व है। इससे निश्चित होता है कि द्रव्य और अस्तित्व आदि गुणों के प्रदेश भेद नहीं होने पर भी उनमें अन्यत्व है, क्योंकि द्रव्य के और गुण के प्रदेश भिन्न नहीं होने पर भी द्रव्य और गुण में संख्या और लक्षण आदि भेद होने से द्रव्य कथनचित गुण रूप नहीं है, कथनचित गुण द्रव्य रूप नहीं है। कथनचित, देखो द्रव्य कथनचित गुण रूप नहीं है और कथनचित द्रव्य गुण रूप नहीं है, गुण द्रव्य रूप नहीं है। अब इसका मतलब क्या? कथनचित गुण द्रव्य रूप है और कथनचित द्रव्य गुण रूप है, यह अर्थ निकल रहा है। कौन प्रूव करके बताएगा? कथनचित द्रव्य गुण रूप है, ये प्रूव कीजिए। हाँ, गुण द्रव्य रूप है ये तो हमको सब समझ में आता है, लेकिन द्रव्य गुण रूप है और गुण द्रव्य रूप है, कौन बता सकता है? ज्ञान मात्र है ऐसा हाँ, ज्ञान है, बराबर।
ये अपनी चर्चा उस दिन हुई थी ना, मैंने शक्कर का उदाहरण दिया था, बस यही बात यहाँ पर फिर से है। देखो, जब हम कहेंगे गुण द्रव्य रूप है, तो मिठास शक्कर के अलावा और कहाँ पाई नहीं जा रही है। मिठास एक जगह पर और शक्कर दूसरी जगह पर, ऐसा नहीं होगा। तो वो गुण द्रव्य रूप ही है। समझ में आया? अब दूसरा, द्रव्य गुण रूप है, ये कैसे हो गया? अरे उस गुण ने तो द्रव्य की पहचान कराई है, इसलिए द्रव्य गुण रूप है, ये कह रहा हूं। समझ में आ रहा है? जैसे ही चखा, हमको ख्याल हुआ ये शक्कर है। समझ में आया? तो ये शक्कर है, उसका वो मिठास परिचायक थी, तो बस उसकी तरफ से हमने द्रव्य का पहचान कर लिया। समझ में आया? जैसे पूरा हाथी पानी में डूबा है, एक उसकी सूंड जो है ना, बस उतनी सी बाहर है। उस सूंड को देखकर हमने अखंड हाथी का नक्की कर दिया है, हाथी अंदर बैठा है। कैसे? बस उस सूंड को देखकर। तो उस सूंड मतलब अंश था ना, तो उस अंश ने हमको पूरे हाथी का परिचय करा दिया। वैसे ही ये गुण एक अंश है ना, तो उस अंश ने पूरे द्रव्य का परिचय कर दिया। ज्ञान ये अंश है ना, ज्ञान ने पूरे द्रव्य का परिचय कर दिया। सुख ये अंश है, उसने पूरे द्रव्य का परिचय कर दिया। एक तरफ द्रव्य से गुण का परिचय और दूसरी तरफ गुण से द्रव्य का परिचय। समझ में आ रहा है? ये हमको हो रहा है। ठीक है, चलिए, इसलिए कथनचित कहने की अपेक्षा समझना, द्रव्य की वजह से गुण का परिचय और गुण की वजह से द्रव्य का परिचय। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं? पिता की वजह से बेटे का परिचय होता है कि नहीं? और कभी कभी बेटे की वजह से पिता का परिचय होता है कि नहीं? होता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कहा गया? हाँ, कथनचित अनेक प्रकार की विविधता रूप ज्ञान राग का कारण नहीं होता। अनेक प्रकार की विविधता रूप ज्ञान राग का कारण नहीं होता। मतलब एक गुण का दूसरे गुण में कुछ भी फर्क नहीं, निर्गुण बोल रहे हैं। अनेक प्रकार की विविधता रूप ज्ञान राग का कारण नहीं। मतलब राग जो हुआ है वो स्वतंत्र रूप से हुआ है, ज्ञान ने मात्र जाना है। ठीक है, अनेक प्रकार के ज्ञेयों की विविधता राग का कारण नहीं है। मतलब कितने ही सामने वाला गाली दे रहा है, ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय बन गया, तो ज्ञान का ज्ञेय हुआ इसलिए मुझे राग हुआ है, द्वेष हुआ है, ऐसा कारण नहीं है। या सामने वाली वस्तु बहुत सुंदर है, मुझे उसे प्राप्त करने की भावना हुई, तो ऐसा राग हुआ, तो वो भी ज्ञान उस राग का कारण नहीं है। यहां पर यह स्वतंत्रता दिखलानी है। ठीक है, आगे निर्गुण अनेक प्रकार के कर्मों की विविधता भी राग का कारण नहीं है। अब और एक पॉइंट दे रहे हैं, देखो, दिस इज एप्लीकेशन। अनेक प्रकार के कर्म है, तो कर्मों का उदय होगा कि नहीं होगा? तो वो उदय कहीं ना कहीं दिखाई देगा ना, नाम कर्म में, सॉरी नौ कर्म में, शरीर आदि में। तो कह रहे ये जो है ये भी राग का कारण नहीं है। ये शरीर राग का कारण नहीं बन गया। समझ में आ रहा है क्या? ये झुर्रिया मतलब द्वेष का कारण नहीं बन सकती, ये रोग द्वेष का कारण नहीं बन सकती। क्यों? उसका इसमें कुछ भी प्रवेश है ही नहीं, वो तो पूरा अत्यंत भाव है। ये द्रव्य कर्म जो है, 9 कर्म है, इनका तो अत्यंत भाव है। लेकिन जो गाली ज्ञान का ज्ञेय बनी है, वो गाली ज्ञान का ज्ञेय भी वो ज्ञान में वो जानना हुआ ना, तो वो ज्ञान गुण का परिणमन वो राग द्वेष का कारण नहीं है। हाँ, अपन ऐसे लगा सकते, ये शरीर ज्ञान में झलका, तो ज्ञान में जाननपना हुआ, तो उसकी वजह से वहां राग द्वेष उत्पन्न हुआ, ऐसा संभव नहीं है। राग द्वेष जो कोई
हुआ है स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी योग्यता से उसी समय में उतना ही हुआ है जितना होने योग्य है। हाँ, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितना होने वाला है उतना ही होगा। ऐसा होगा कि प्रसंग तो तीव्र कषाय करने का है, लेकिन उस समय में जीव तीव्र कषाय कर नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और उससे उल्टा, हाँ, इतनी कषाय करने का कोई कारण नहीं है और कदाचित जीव ज्यादा कषाय कर बैठता है, ऐसा भी हो सकता है। तो कह रहे ये सब स्वतंत्रता है, एक गुण मतलब ये सब गुण निर्गुण है, इतना यहां पर समझाना है। ठीक है। राग का कारण तो रागी जीव के राग की उस समय की योग्यता है। शास्त्र में कहा है कि परद्रव्यानुसारी बुद्धि राग का कारण है। शास्त्र में तो आया है क्या? परद्रव्य का अनुसरण करती हुई बुद्धि राग, बुद्धि मतलब ज्ञान, ये राग का कारण है, किंतु परद्रव्य राग का कारण नहीं है। परद्रव्य तो राग का कारण नहीं है, लेकिन ये बुद्धि में वहां रुचि का जोड़ दे देना। ज्ञान सचमुच राग का कारण नहीं था, वो तो तुम्हारी परद्रव्य में रुचि, और रुचि किसकी है? वो तुम्हारे श्रद्धा गुण की या चारित्र गुण का परिणाम है। तो वो मोह है, वो रुचि ही तुम्हें तकलीफ खड़ा कर रही है। ठीक है। आगे, गुण गुणी के भेद का अथवा द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना तो ज्ञान की पर्याय है। इसके कारण राग नहीं होता, किंतु रागी जीव को रागांश है, इसलिए राग होता है। रागांश है मतलब क्या? परद्रव्य से सुख की कल्पना है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक परद्रव्य से सुख की कल्पना पड़ी है, तब तक इस जीव के रागांश पाया जाता है। तो 8वें 9वें गुणस्थान में भी कर्णानियोग अपेक्षा यस, हाँ, चरणानियोग अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा लगाना है। चरणानियोग छठे में ही तुम्हें वीतरागी बोल देगा, और कर्णानियोग 10वें तक तुम्हें राग वाला बताएगा। ठीक है। आगे, आत्मा में जो गुण गुणी भेद है वह राग का कारण नहीं है। गुण गुणी भेद है ऐसा ज्ञान होना भी राग का कारण नहीं है। जिस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय राग का कारण नहीं है, उसी तरह द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान भी राग का कारण नहीं है। एक प्रश्न है मेरा आप सबसे, ये द्रव्य गुण पर्याय को समझकर हमको क्या लाभ हो रहा है? द्रव्य को समझकर क्या लाभ हुआ? 1, गुण को समझकर क्या लाभ हुआ? 2, तीसरा पर्याय को समझकर क्या लाभ हुआ? 3। ये प्रकरण समझना पड़ेगा। कौन बता सकता है? द्रव्य गुण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। हाँ, और पर्याय वही है, तो क्या? हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, यानी मेरा कभी नाश नहीं होगा, और पर्याय वाली है तो अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो वो तो जाने वाली है। ये समझ। राइट, बहुत अच्छा। और गुणों को समझने से क्या लाभ हुआ? गुण अच्छा, आप पर्याय की बात कर रहे हो, ये पर्याय में जाएगा। ओके, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात बोलिए, महत्वपूर्ण।
एक ही शब्द है, एक। वस्तु स्वातंत्र। नहीं, अगवा गुणों ने कहा वस्तु स्वातंत्र। ठीक है, वस्तु स्वातंत्र भी बैठता है, कोई विरोध नहीं है, बट यहाँ पर गुणों ने द्रव्य का वैभव दिखाया है। मेरी संपदा क्या है, ये मेरा स्वभाव किसने दिखाया? ये गुणों ने दिखाया। तो गुणों का परिचय कराना अर्थात द्रव्य के स्वभाव का निर्णय कराना है। समझ में आ रहा है क्या? तो स्वभाव सिद्धि यहाँ पर गुणों के माध्यम से ही होगी। ठीक है, तो ये गुण का महत्व, गुण नहीं दिखाएंगे तो द्रव्य की महिमा आएगी ही नहीं। एक, द्रव्य नहीं दिखाएंगे तो आश्रय किसका लेंगे? द्रव्य दिखाना पड़ेगा। देखो और एक बात, द्रव्य गुण पर्याय ये तीन बातें है ही नहीं सचमुच, एक द्रव्य ही है, खत्म। सच्ची बात तो यही है। गुण और पर्याय हमने खड़े किए हैं नयों के माध्यम से समझाने के लिए। अगर हम खड़े ही नहीं करेंगे, नए खड़ा ही नहीं करेंगे, तो फिर हम समझा ही नहीं पाएंगे वस्तु को। वस्तु को समझाने के लिए द्रव्य गुण पर्याय करने पड़े हैं। हाँ, तो क्या कह रहा हूं, द्रव्य वो आश्रयभूत का पदार्थ है। किसका आश्रय लेना ये तो पता चाहिए कि नहीं? नहीं तो आकाश में कुसुमवत हम भी किसी का आश्रय लेना हमको ही मालूम नहीं, तो क्या करना ये गुणों को और पर्याय को समझकर? समझ में आए? तो आश्रयभूत पदार्थ कौन है, पहले ये नक्की करना है। ओके, दूसरी बात, द्रव्य को समझने से क्या हुआ? द्रव्य निष्क्रिय है, अकर्ता स्वभाव का निर्णय होता है। ठीक है, तो ये वैसे गुणों को भी लगाया जा सकता है कि अकर्ता स्वभाव है, निष्क्रिय है, वो किसी के अधीनता नहीं है। और मूल तो गुण दिखाकर हमको द्रव्य की समृद्धि दिखानी है, द्रव्य की वैभव संपदा दिखानी है। समझ में आ रहा है? ये गुणों का परिचय कराया और पर्याय दिखाकर परिणमन स्वभाव, भले ही द्रव्य कूटस्थ दिखाई दे रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, द्रव्य का नाश नहीं हो रहा है, ऐसा होते हुए भी प्रत्येक समय में नवीन परिणाम। वो परिणाम क्या दिखा रहा है? पूर्व का बराबर व्यय हो रहा है और पश्चात का बराबर उत्पाद हो रहा है, और ये बराबर सुनिश्चित क्रम से हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर हमको पर्याय दिखा रही है। और सुनो, पर्याय का और एक लाभ है। क्या? पर्याय को ही तो काम करना है ना, पर्याय ही तो द्रव्य की प्रतीति करने वाली है। यदि पर्याय नहीं दिखाए तो फिर काम कौन करेगा? इसलिए पर्याय दिखाना कितना जरूरी है। वो पर्याय ही तो द्रव्य का परिचायक है। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज्ञान गुण है, बराबर, ज्ञानवान द्रव्य, ज्ञान नामक गुण, और ज्ञान गुण की मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नामक पर्याय है। अब ये श्रुत ज्ञान मति ज्ञान नामक पर्याय ने क्या किया है? अरे उसने परिचय कराया है, किसका? गुण का। वो गुण किसके आश्रित है? कि द्रव्य के आश्रित। तो डायरेक्टली किसको दिखाया? द्रव्य को दिखाया। समझ में आया? अभी एक सामने ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप जो है उसने किसका परिचय कराया? अरे लैपटॉप ने मुझे पुद्गल द्रव्य का परिचय कराया। समझ में आ रहा है क्या? परिचय हो गया, ये पर्याय दिखी है। ये लैपटॉप में ये प्लास्टिक फास्टिक जो कुछ है, इसमें जो कोई इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो हर पुद्गल द्रव्य के परमाणु का मिला हुआ समूह। और इसने और क्या किया है? बस पुद्गल परमाणु का परिचय करा दिया, पुद्गल द्रव्य का परिचय कराया है। और क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये पर्याय ही द्रव्य का परिचय कराती है। द्रव्य दिखाई नहीं देता। मैंने एक बार बताया था, छो द्रव्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, छो द्रव्य। आप कहोगे पुद्गल दिख रहा है ना? पुद्गल नहीं, स्कंद दिख रहा है, पुद्गल नहीं दिखता।
पुद्गल परमाणु दिखता ही नहीं है, स्कंद दिखाई देता है। ये जितना भी दिखाई दे रहा है ना, स्कंद दिखाई दे रहा है। और तुम्हारी ताकत होगी तो ऐसी कुछ स्कंद है जो हमको भी नहीं दिखाई देते, स्कंद भी नहीं दिखाई देते, तो तुम परमाणु को देखने की बात कर रहे हो। ठीक है, चलो, तो ये द्रव्य गुण पर्याय को समझने का लाभ है ना। द्रव्य अपरिणमनशील होते हुए भी पर्याय में निरंतर अवस्थाएं पाई जा रही है, और इससे हमको द्रव्य का निर्णय करने के लिए अवसर मिलता है। ठीक है, चलो, ये एक बात हो गई, द्रव्य गुण पर्याय को समझने से क्या लाभ हुआ। ठीक है, हाँ, एक प्रश्न है यहाँ पर, देखो आप अगले पेज पर आ जाइए। बाकी का प्रकरण तो आप मैं समझता हूं कि आप पढ़ सकते हैं। हाँ, चलो पढ़ ही लेते हैं, और अपन लास्ट में वो प्रश्न करेंगे। तब तक 2-3 मिनट होंगे, तब तक अपन पढ़ेंगे। अभी 10 मिनट है तो 4-5 मिनट ये पढ़ेंगे। हाँ, भिन्नता दो प्रकार की, अगले पेज पर आ जाइए, 85 पेज पर, सेकेंड पैराग्राफ देखो। भिन्नता दो प्रकार की, एक पृथकता रूप भिन्नता और दूसरी अन्यता रूप भिन्नता। अब मेरा प्रश्न है, इन दोनों में से आपको जवाब देना है। जीव और पुद्गल में कौन सी भिन्नता है? पृथकता, बहुत अच्छा। ओके, दूसरा प्रश्न, शरीर और इस पेन में कौन सी भिन्नता है? पृथकता रूप, बराबर। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर पृथकता ही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पर दो ही पृथकता के, मतलब दो ही भिन्नत्व दिखा रहे, एक तो पृथक भिन्नत्व और एक अन्य भिन्नत्व। पृथक भिन्नत्व नियम से प्रदेश भेद वाला है, और अन्य भिन्नत्व ये प्रदेश भेद वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, दूध और पानी, इनमें कौन सा भिन्नत्व है? हाँ, पृथकता, दोनों के प्रदेश अलग अलग है। ठीक है, जुदे हुए इसलिए जुदे जाने। ओके, आगे बढ़ते हैं। भिन्नता दो प्रकार की होती है, एक पृथकता रूप भिन्नता और दूसरी अन्यता रूप भिन्नता। पृथकता अर्थात दो पदार्थ जुदे जुदे हैं, एवं अन्यता अर्थात जिनकी सत्ता तो एक है पर स्वभाव भिन्न भिन्न है। जिनकी अन्यता किसको कह रहे हैं? जिनकी सत्ता तो एक है पर स्वभाव भिन्न भिन्न है। जिनकी सत्ता पृथक है उनमें पृथकता होती है, और जिनकी सत्ता एक है पर लक्षण आदि भिन्न है उनमें अन्यता होती है। देखो, ये बात समझने के लिए कितनी सरल है। अब ये बात प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। हाँ, अभी हर चीज में अपने को लगाना है, भिन्नता या अन्यता, भिन्नता या अन्यता। समझ में आ रहा है क्या? और आप, यही तरीका है तत्व चिंतन भेद विज्ञान करने का। ये 12 भावना यही तो है। हाँ, अपनी कषाय को मंद करना है तो बारंबार अपने ज्ञान का प्रमेय, ये तत्व चिंतन, ये विषय होना चाहिए। ऐसा भेद करते रहना तो क्या होगा? राग द्वेष के प्रसंग घटते जाएंगे, सहज ही स्वभाव की महिमा आने लगती है। स्वभाव पर दृष्टि गए बिना स्वभाव की महिमा आती नहीं है। स्वभाव का चिंतन किए बिना स्वभाव की महिमा आएगी नहीं, और जैसे ही चिंतन होगा तो दृष्टि गए बिना रहती ही नहीं है। हाँ, द्रव्य तथा गुणों में के मध्य एवं द्रव्य तथा पर्याय के मध्य अन्यता होती है। देखो, एक बात कह दी यहाँ पर, द्रव्य और गुणों में तो उन्होंने अन्यता कह ही दी है, ये तो समझ में आ रहा है। अगली बात, द्रव्य तथा पर्यायों में भी अन्यता है।
पृथकता नहीं। दो द्रव्यों के मध्य पृथकता होती है, अन्यता नहीं। एक द्रव्य की दो पर्याय में, अब देखो और एक बात कह रहे हैं, द्रव्य और पर्याय में घटित किया। अब कह रहे एक द्रव्य और उसकी दो पर्याय, मतलब ज्ञान गुण और सुख गुण। कह रहे इसमें क्या है, कह रहे हैं इन दोनों में भी अन्यता है, पृथकता नहीं है। क्यों? कारण क्या है? एक प्रदेशत्व। एक द्रव्य के दो गुणों में अन्यता होती है, पृथकता नहीं। दो गुणों में पृथकता, अन्यता, दो पर्याय में अन्यता, द्रव्य और गुण में अन्यता, द्रव्य और पर्याय में अन्यता। समझ में आई? चार बातें हो गई। आगे एक द्रव्य और अन्य तीन सत क्यों कहते हैं? हाँ, भिन्नता बताने के लिए, भिन्नता बताने के लिए गुण अलग है, द्रव्य अलग है, गुण अलग है और पर्याय अलग है बताने के लिए सत्य कह रहे, लेकिन वो द्रव्य में भी सत्य नहीं। यहाँ पर उत्पाद व द्रव्य की चर्चा चल रही है। गुण सत, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ये नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत, ये कह रहे हैं। हाँ, देखो यहाँ पर ये पहली बात, राइट, पहला तो ये एक समय में है, एक बात। दूसरी बात, एक वर्तमान पर्याय के ये तीन अंश है। वर्तमान एक पर्याय के ये तीन अंश है, अर्थात उत्पाद भी वर्तमान पर्याय का अंश है। वो व्यय भी जो हुआ है ये वर्तमान पर्याय का अंश है। और तीसरा अर्थात पर्याय है अंशी, और ये उत्पाद व्यय और द्रव्य है अंश, और ये द्रव्य भी वर्तमान पर्याय का अंश है। ओके, तो कह रहे हैं इनको अंश, ये अंश है ना। देखो यदि अंश सत है, अंशी सत है, तो अपने आप अंश भी सत ही कहलाएगा। भले ही वो अंश है फिर भी उसको सत कहेंगे। देखो ये शरीर है कि नहीं अपना? है। तो ये आंखें है कि नहीं है? है। बस खत्म, ये हो गया सत। तो आंखें है, ये सत है कि नहीं है? है। अब शरीर है कि नहीं है? शरीर है, ये भी सत है। तो आप बताओ, आंखें सत है, नाक सत है, कान सत है, मुख सत है, शरीर पूरे अंग उपांग सत है। ऐसा होते हुए भी ये सब उस अखंड शरीर जो सत है उसके अंश है, इसलिए वे भी सत है। बस इतनी सी बात है। ओके, देखो अस्तित्व नामक जो गुण है वह तीनों में ही एक ही है। मतलब क्या? उत्पाद नामक कार्य में अस्तित्व नामक गुण है, व्यय नामक कार्य में भी अस्तित्व नामक गुण है। ओ माय गॉड, ए तरह समझना गंभीरता से और द्रव्य नामक कार्य में भी अस्तित्व नामक गुण है। ठीक है, सब उत्पाद में अस्तित्व है, यह समझ में आ रहा है। लेकिन व्यय में भी अस्तित्व है। हाँ, व्यय में भी अस्तित्व है, अर्थात नास्तित्व का अस्तित्व है। कितने जन पकड़ रहे हैं? नास्तित्व भी द्रव्य में अस्तित्व पने से है। नास्तित्व नामक धर्म है कि नहीं है? नास्तित्व नामक धर्म अस्तित्व से है। नास्तित्व की अस्थि है ना। देखो, एक तो पूर्व पर्याय की वर्तमान पर्याय में नास्ति, इसको भी नास्तित्व गुण काम कर रहा है। और एक गुण का दूसरे गुण में नहीं होना, इसमें भी नास्तित्व गुण काम कर रहा है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं होना, ये भी नास्तित्व गुण काम कर रहा है। ये सब अस्तित्व से है, अर्थात इस नास्तित्व की अस्तित्व है। तो यहां पर क्या कहा आपने?
अभाव अभाव शक्ति, हाँ कह सकते हैं ना, अभाव भाव तो मात्र के पर्याय में लगा पाएंगे, हम गुणों में नहीं लगा पाएंगे। वो समझ में आ रहा है? हाँ, अभाव भाव शक्ति कहेंगे तो जिसका पूर्व में अभाव था उसका अभी वर्तमान में भाव हो गया, ये कह रहे हैं। और भाव अभाव शक्ति मतलब जिसका वर्तमान में भाव है उसका अगले समय में अभाव नियम से होने वाला है। ये भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति। हाँ, बट यहां पर हम उसकी व्याप्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नास्तित्व दो पर्याय में उसकी अस्थि, ठीक है, मतलब वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, ये अस्थि रूप बात है। दूसरी बात, दो पर्याय में भी आपस में नास्तित्व है, दो गुणों में आपस में नास्तित्व है और दो द्रव्यों में आपस में नास्तित्व है, मैं ये कह रहा था। ठीक है, चलिए देखो, उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों में तीन सत नहीं है, एक ही सत है। सत के अंश को भी सत कहा जाता है। अभी ये कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, तीन सत नहीं है, एक ही सत है। सत के अंश को भी सत कहा जा रहा है, इसलिए सत का अंश क्या है? सत क्या है? पर्याय। उत्पाद व्यय द्रव्य एक पर्याय है ना, ये मिलकर एक पर्याय है। और कह रहे हैं ये उत्पाद व्यय और द्रव्य उस पर्याय के अंश है। जब अंश ही सत है तो उसके अंश सत हुए ही हुए, ये कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है एवं द्रव्य भी सत है। जो सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्य इन तीनों में व्याप्त है वह सत्ता द्रव्य में व्याप्त है। ओ और सत्ता की व्याप्ति बढ़ा रहे हैं। पहले तो पर्याय में व्याप्त कर दिया और फिर आगे चलकर इन्होंने डायरेक्ट द्रव्य में किया है, लेकिन अपन चाहो तो गुण में व्याप्त कर दीजिए, और गुण में व्याप्त कर दिया तो अपने आप द्रव्य में व्याप्त हो ही गई है। हम कहते हैं कि ज्ञान का अस्तित्व है, दर्शन का अस्तित्व है। अभी देखो गुणों में कर रहे हैं, इस प्रकार अनंत गुणों का अस्तित्व है। यह ऐसी विचित्र बात है कि अनंत का अस्तित्व होकर भी संपूर्ण अस्तित्व मिलाकर एक ही है। अब गुणों की भी अस्तित्व घटित कर दी। 47 शक्तियों को समझाते हुए यह कहा गया है कि सत्ता गुण का रूप सब में है। आ गया क्या? सत्ता गुण का रूप सब में है, लेकिन सत्ता गुण सब गुण रूप नहीं है। दो बातें समझ में आ रही क्या? सत्ता गुण ही है, ये निर्गुणपना, लेकिन सत्ता गुण का रूप सभी गुणों में दिखाई देता है। हाँ, जिसकी वजह से वह सब में है। सत्ता तो स्वयं से सत्ता स्वरूप है, आ गई बात यहाँ पर। परंतु शेष सभी गुण में सत्ता का रूप होने से वे भी सत्ता स्वरूप है। ज्ञान का अस्तित्व है, चारित्र का अस्तित्व है, उसमें अस्तित्व गुण का रूप होने से सभी गुणों का अस्तित्व है। सब द्रव्यों में सत्ता नामक गुण पृथक पृथक है, परंतु प्रत्येक द्रव्य में तो पृथक पृथक है, परंतु आत्मा के सभी गुणों में सत्ता नामक एक ही गुण है। आत्मा की सभी पर्याय में एक ही सत्ता नामक गुण है। स्वरूप अस्तित्व नामक जो सत्ता है वह एक ही है। वह हमारे संपूर्ण द्रव्य गुण और पर्याय में व्याप्त है। लेकिन महत्वपूर्ण कंक्लूजन है, लेकिन सादृश अस्तित्व रूप महासत्ता सभी द्रव्यों में व्याप्त है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, स्वरूप अस्तित्व नामक सत्ता और सादृश अस्तित्व नामक सत्ता, ये दो सत्ता है या एक सत्ता है? पहला तो प्रश्न ये है। समय हो गया, फटाफट चलो, नहीं तो होमवर्क। हाँ, एक ही है। कितने जन
नहीं ना, देखो यहाँ पर स्वरूप अस्तित्व नामक सत्ता वो एक ही द्रव्य के लिए लिमिटेड है, और सादृश अस्तित्व नामक सत्ता वो सभी द्रव्यों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब सभी द्रव्यों में वो सादृश अस्तित्व पाया जा रहा है। लेकिन मेरा स्वरूप अस्तित्व मेरे में है, तो ये मेरा स्वरूप अस्तित्व दूसरे द्रव्य में नहीं है। तो इस न्याय से स्वरूप अस्तित्व अलग है और सादृश अस्तित्व अलग है, ये लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो यहां पर भी वही बात आ रही, नहीं तो अलग अलग से चर्चा नहीं होती ना। स्वरूप अस्तित्व नामक जो सत्ता है वो एक ही है, वह हमारे संपूर्ण गुणों और पर्याय में व्याप्त होती है। लेकिन कहकर क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन करना है। सादृश अस्तित्व रूप महासत्ता सभी द्रव्यों में व्याप्त है, वह एक नहीं है, अनेक है। आचार्य ने जाति की अपेक्षा उसे एक ऐसा कहा। ठीक है, करेंगे कल चर्चा। आज समय हो गया है, थोड़ा सा इस अंश को फिर से लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्थिति।